तो आज हम अब किस पर आते हैं कि जो बॉडी में मूवमेंट्स होते हैं, तो जितने भी मूवमेंट्स हैं उनके एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में उनको हम क्या कहते हैं। अब बॉडी मूवमेंट्स किसके थ्रू होते हैं? कल हमने देखा था कि मसल्स मूवमेंट से ही बॉडी मूवमेंट होते हैं। दोनों चीजें एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। जब मसल मूवमेंट होगी तभी बॉडी मूवमेंट्स कर पाना संभव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम किस किस टाइप के बॉडी मूवमेंट्स होते हैं उनको हम देखेंगे। अब इसमें बहुत सारे ये टर्म्स हमको जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं वो ह्यूमन बॉडी की तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा बेस क्या है? योग। कि उस एनाटॉमी फिजियोलॉजी की योग में कहाँ जरूरत होती है। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो अगर हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी का अगर देखें तो शायद कोई एक डॉक्टर या कोई एक नर्स या कोई एक ऐसा व्यक्ति जो एलोपैथी इससे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है वो मुझसे बेटर पढ़ा पाएगा। लेकिन यहाँ हमको साथ साथ देखना है कि वो योग से कैसे कोरिलेट कर रही है। ठीक है, तो अब आपने जब आप योग कराते हैं तो आपने देखा होगा, आप इन जनरल लोग टर्म्स यूज करते हैं, हाथ को उठाओ, कंधे को घुमाओ, कलाई को गोल घुमाओ। ठीक है, उसकी जगह यदि आप ये टर्म्स यूज करेंगे तो आपका जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो इम्प्रेसिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म्स हम यूज तभी कर सकते हैं जब हमको खुद को मालूम हो। तो जितने भी आप आसन कराते हैं उसमें जो भी आप माउंटिंग डिस्माउंटिंग कराते हैं आसन की, उसमें ये सारी टर्म्स का यूज होता है। ये चीज क्लियर हो गई सभी को? ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन इन दोनों में क्या चीज है कि जब हम शरीर के कोई भी ज्वाइंट को मोड़कर मिडिल लाइन की तरफ, मिड लाइन हमने कल पढ़ी थी कि अगर बीच से एक सीधी लाइन खींचे तो वो मीडियल एरिया है और जो हम साइड में जाते हैं तो वो लेटरल है। तो यदि हम किसी भी ऑर्गन को मोड़ते हैं, झुकते हैं और उनको हम मिड लाइन की तरफ लाते हैं तो वो क्या हो गया? फ्लेक्शन। और अगर हम मिड लाइन से दूर मतलब लेटरल साइड लेके जाते हैं तो वो क्या हो गया? एक्सटेंशन। तो अब यहां देखिए, ये जो पिक्चर बना है ये हाथ में, पैर में, किसी में भी हो सकता है। ठीक है, तो यदि हमने घुटने से पैर को मोड़ा, मतलब ये हम हील को किस तरफ ला रहे हैं? मिड लाइन की तरफ, तो ये क्या हो गया? फ्लेक्शन। अब यही अगर इसको स्ट्रेट रखते हुए पीछे लेके गए तो यहां हम दूर लेके जा रहे हैं तो ये हो गया एक्सटेंशन। ऐसे ही अगर हम एल्बो का देखते हैं कि यदि एल्बो को हमने फोल्ड किया और हाथ को अंदर की तरफ ले गए तो ये क्या हो गया? फ्लेक्शन। और यदि इसको हमने एल्बो को सीधा किया, हाथ बाहर की तरफ ले गए तो क्या होगा? एक्सटेंशन। ये दो टर्म्स क्लियर हो गई। अब वही चीज हम रिस्ट में देखते हैं कि यदि रिस्ट को हमने ऊपर की तरफ किया, जॉइंट्स को ओपन किया तो क्या कहलाएगा? एक्सटेंशन। और अगर रिस्ट को डाउन, नीचे की तरफ हमने किया तो ये फ्लेक्शन। ठीक है, इसी तरह से यहाँ एल्बो का है, ये एल्बो ज्वाइंट का है, थाई ज्वाइंट का भी यहाँ पर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दिया गया है। आर्म्स का हम यहाँ देख चुके हैं, शोल्डर जॉइंट का। नेक का देखिए कि यदि नेक सेंटर में है और अगर नेक को आप कंधे की तरफ लाते हैं तो फ्लेक्शन है, और अगर कंधे से दूर ले जाते हैं तो एक्सटेंशन है। मतलब अगर नेक को आप एक पोजीशन में लेके जाएंगे, मान लीजिए आपने लेफ्ट साइड बेंड की, तो एक तरफ से उसका फ्लेक्शन होगा और दूसरी तरफ के मसल्स का एक्सटेंशन होगा। नेक में दोनों तरफ मसल्स होंगी ना आपकी। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि जिस साइड गर्दन झुक जाएगी वहां क्या हो जाएगा? फ्लेक्शन। और जिस तरफ स्ट्रेचिंग होगी वहां क्या हो जाएगा? एक्सटेंशन। ऐसे ही आप अगर कंप्लीट बॉडी का देखें तो यदि सामने की तरफ झुकते हैं
तो यहाँ पर क्या हो गया, फ्लेक्शन। और यदि हम पीछे की तरफ झुकते हैं तो एक्सटेंशन। तो आई थिंक ये दोनों टर्म्स आपकी हर जॉइंट से क्लियर हो गई होंगी। अगर हम इसको और भी थोड़ा सामान्य भाषा में लें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी ज्वाइंट को मोड़ के यदि हम शरीर को छोटा कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, फ्लेक्शन। और यदि हम शरीर को बड़ा कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन। ये एक सामान्य भाषा में समझने के लिए। अब हम देखेंगे एब्डक्शन और एडक्शन। तो एब्डक्शन और एडक्शन में क्या अंतर है कि जब भी हम किसी भी अंग को मध्य रेखा के समीप लाते हैं तो उसे एडक्शन कहा जाता है, और जब हम मध्य रेखा से दूर पर लेके जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, एब्डक्शन। जैसे दोनों हाथ हमने शोल्डर की हाइट पर मान लो उठा के रखे हैं और उनको यदि हम नीचे की ओर ला रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, एडक्शन। ठीक है, क्योंकि हम हाथों को कहाँ ला रहे हैं, मिड लाइन की तरफ, और मान लीजिए उन्हें नीचे से ऊपर उठा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, एब्डक्शन, क्योंकि उनको हम मिड लाइन से दूर की तरफ ले जा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल पिक्चर में दिख रहा है कि जब ये पैर को पास ला रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, एडक्शन, और जब ये पास से पैर को ऊपर उठा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एब्डक्शन। क्लियर हुआ। यहाँ हाथ को भी देखिए कि जब सेंटर में रहेंगे तब वो क्या, किस पोजीशन में रहेंगे, एब्डक्शन, और जब ऊपर भी अगर हम ले जा रहे हैं और मिड लाइन की तरफ ले जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, एडक्शन। फिर यहाँ तक, यहाँ से मिड लाइन से दूर लाए तो एब्डक्शन। तो इस तरह से जब भी मिड लाइन से हम शरीर के किसी हिस्से को, ठीक है, पास लाएंगे, मिड लाइन की तरफ लेकर आएंगे तो क्या होगा, एडक्शन, और जब मिड लाइन से दूर लेके जाएंगे तो क्या होगा, एब्डक्शन। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद रखते हैं, बीडी, बी डी। आप इसमें देखिए एब्डक्शन और एडक्शन में एक ही लेटर का अंतर है। ठीक है, तो बी डी, बी मतलब एब्डक्शन और डी मतलब डिस्टेंस। तो जब भी हम मिड लाइन से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं तो क्या हो गया, एब्डक्शन। तो अगर एक आप क्लियर रख रहे हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक आपको फिर क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं सर्कमडक्शन। हम कैसे बोलते हैं, कलाइयों को गोल घुमाइए, कंधों को गोल घुमाइए। तो जहां भी हमको किसी भी अंग को एक एक्सिस पे पूरा गोल घुमाना है, सर्किल बनाना है, तो सर्किल के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, सर्कमडक्शन। ठीक है, इसको हम रोटेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी हम बोल सकते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें क्या खासियत है कि जब एक सर्कमडक्शन कंप्लीट होगा वो कब होगा, जब उसमें फ्लेक्शन भी होगा, एक्सटेंशन भी होगा, एब्डक्शन भी होगा और एडक्शन भी होगा। ये चारों चीजें जब मिलेंगी तब एक सर्किल कंप्लीट होगा, चाहे वो हाथ का हो चाहे पैर का हो। ठीक है, तो यहाँ हम सिंपल समझते हैं कि सर्कमडक्शन मतलब किसी भी एक एक्सिस पे बॉडी के किसी ऑर्गन का रोटेशन, जैसे कंधे को गोल घुमाना, है ना। अब आते हैं हम इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक है, तो जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि जो इंटरनल रोटेशन है वो टूवर्ड द सेंटर ऑफ द बॉडी, मतलब जब आप मान लीजिए ये रिस्ट को आप रोटेट कर रहे हैं, मेरा हाथ दिख रहा है सभी को, रिस्ट को आप रोटेट कर रहे हैं मान लीजिए, है ना। तो रिस्ट को आप रोटेट कर रहे हैं, तो जब आप शरीर की तरफ लाएंगे तो मतलब ये क्या हुआ, अंदर से हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरनल, और जब आप बाहर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल। ठीक है, तो जब रोटेशन जो है वो बॉडी के सेंटर से दूर से होगा तो वो एक्सटर्नल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एंकल रोटेशन में देखो कि जब ये अंदर की तरफ से पैर को हम घुमा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इंटरनल रोटेशन, और जब इसी पैर को हम बाहर की तरफ, जिसको हम साधारण भाषा में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं,
तो जब हम बाहर की तरफ ले रहे हैं तो एक्सटेंशन। क्लियर हुआ ये सभी को? आगे बढ़े। अब होता है इन्वर्जन इवर्जन। तो अब इन्वर्जन इवर्जन कैसे होता है कि जब मान लीजिए हम ये दोनों पैरों को अंदर की तरफ ला रहे हैं, सेंटर की तरफ, तो वो क्या हो गया? इन्वर्जन। और इवर्जन कब होगा? जब दोनों पैरों को हम बाहर की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है। तो अभी देखिए इन जनरल क्या होता है कि जब भी अगर कोई भी व्यक्ति अबव 35-40 है तो उसके जो सोल हैं वो इवर्जन पोजीशन में रहते हैं, वी शेप रहते हैं। नॉर्मल ये है स्ट्रेट, और पोजीशन क्या होती है? मिसअलाइंड होके इवर्जन। तो उसको हम ठीक कैसे करते हैं? इनवर्जन की जो प्रोसेस है उसको अपना के हम उनको ठीक करते हैं। क्लियर हुआ इस चीज को? शायद रितु जी ज्यादा अच्छे से कैच कर पाएंगी, है ना? तो ये इनवर्जन और इवर्जन। फिर हमारी जो पाम होती है, तो पाम में जो हमारे सामने वाला हिस्सा है उसको क्या कहते हैं? पाम एंटीरियर। और जो पीछे वाला हिस्सा है इसको पाम पोस्टीरियर, या इसको हम पाम वेंट्रल और पोस्टीरियर को पाम डार्सल भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपने फर्स्ट में पढ़ा था कि जो एंटीरियर होता है उसी को वेंट्रल बोलते हैं और जो पोस्टीरियर होता है उसी को डार्सल बोलते हैं। अब इनको जो पाम होती है उसको एक और टर्म हम यूज करते हैं। अगर पाम ऐसे ऊपर की तरफ है, मतलब जो आपका वेंट्रल पार्ट है वो आकाश की तरफ है और जो डार्सल पार्ट है वो नीचे की तरफ है, तो इसको हम बोलेंगे सुपाइनेशन। और अगर ये जस्ट इसके अपोजिट है तब हम इसको क्या बोलेंगे? प्रोनेशन। ये क्लियर हुआ? तो अगर हम हाथ को ऐसा सीधा रखते हैं तो ये क्या हो गया? सुपाइनेशन। और अगर हम इसको ऐसे ऐसे घुमा के और इस तरह से रख देते हैं तो ये क्या हो गया? प्रोनेशन। और वही हम बॉडी के साथ भी करते हैं कि जब हम इस तरह से पीठ के बल लेटते हैं हमारा पेट ऊपर आकाश की तरफ होता है, तब हम इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? सुपाइन या सुपाइनेशन। और जब हम पेट के बल लेटते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी ऊपर आकाश की तरफ होती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? प्रोनेशन या प्रॉन पोजीशन। थोड़े से थम्स अप वगैरह बताते जाए, नहीं तो मुझे लग रहा है कि बस मैं ही पढ़ाती जा रही हूँ, किसी को नहीं समझ आ रहा है। मैम समझ तो सारा आ रहा है, ये कि बहुत सारे हो गए तो याद कैसे करेंगे वो है। वो सिर्फ बार बार सुपाइन और प्रोन तो हम करते ही हैं ये वाला। तो देखिए इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जितने टर्म्स हम पढ़ रहे हैं ना, हर हफ्ते 2 टर्म्स उठाइए, और जो आप प्रैक्टिकल में बच्चों को करा रहे हो, बड़ों को करा रहे हो, खुद कर रहे हो, वो 2 टर्म्स एक हफ्ते तक यूज कीजिए। याद करने का बेस्ट तरीका यही है। तो आप दो टर्म्स लेते जाएंगे ना, तो आपका 1 या 2 महीने में वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपकी जुबान पे वो आने लगेगा। जैसे अभी मैं अक्सर बोलती हूँ अपनी क्लास में, प्रॉन पोजीशन में आए, सुपाइन पोजीशन में आए, तो वो मेरे क्लास के जो लोग, उनको ये प्रॉन सुपाइन तो बिल्कुल बाय हार्ट हो गया होगा सुनते सुनते तो सबसे बेस्ट तरीका इसका यही रहता है। अब हम एलिवेशन और डिप्रेशन देखते हैं। तो खासकर ये शोल्डर में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और इस पे मैं बहुत अधिक फोकस करती हूँ कि जब भी आपको आसन करना है तो आपके शोल्डर जो हैं वो मिड लाइन पे होना चाहिए, ना ही वो एलिवेटेड होना चाहिए, ना ही वो डिप्रेस्ड होना चाहिए। तो अगर हम इसको यहाँ समझें तो क्या होता है, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल एक बहुत अधिक एज के व्यक्ति को देखा, सबका तो नहीं लेकिन काफी लोगों के आपने देखे होंगे, शोल्डर ऐसे बिल्कुल ऊपर की तरफ हो जाते हैं कि उनका जो गले वाला हिस्सा है वो एक डिफ्रेंशिएट ही नहीं हो पाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये देखिए, ये शोल्डर एकदम ऊपर उठे हुए, गर्दन वाला पोर्शन ही खत्म हो गया है। तो ये शोल्डर्स की कौन सी पोजीशन है? इलेवेशन। ठीक है। और अगर शोल्डर बहुत अधिक डाउन है तो वो क्या हो जाएंगे? डिप्रेशन।
तो अगर हम शोल्डर की एग्जैक्ट यहाँ पर देखिए, अगर नीचे है तो डिप्रेशन, ऊपर है तो एलिवेटेड। तो अब इसमें देखिए कि यदि ये नॉर्मल पोजीशन है, जो ब्लैक लाइन एक खींची हुई है, ये हम मान लेते हैं शोल्डर की नॉर्मल पोजीशन है। तो इससे यदि ये ऊपर जा रहे हैं तो ये इस तरह का एंगल बनाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, एलिवेशन। अब अगर ये इससे नीचे आ रहे हैं तो फिर वो नीचे एंगल बनाएंगे और ये क्या हो जाएगा, डिप्रेशन। तो कोई भी आसन के लिए शोल्डर नॉर्मल पोजीशन में होने चाहिए, ना ही वो एलिवेटेड होने चाहिए, ना ही वो डिप्रेस्ड होना चाहिए। इस चीज का हमको बहुत ध्यान रखना है। और बहुत से लोग ऐसे भी मिलेंगे जिनका एक शोल्डर एलिवेटेड हो, दूसरा डिप्रेस्ड। तो वहां भी फिर हमको एक्सरसाइज कराने का पैटर्न ही चेंज करना पड़ेगा। यदि आप नॉर्मल उनको कराते गए तो वो उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होने वाला है। अब पाम का हम देख चुके हैं कि पाम यदि ऊपर है तो वेंट्रल, नीचे है तो डॉर्सल, नीचे वाला हिस्सा ये डॉर्सल, रिस्ट जो है वो प्रॉक्सिमल, फिंगर्स जो है वो डिस्टल होंगे। ये हम देख चुके हैं। अब हम पैर का जो सोल वाला हिस्सा होता है उसको प्लैंटर बोलते हैं, और जो सोल के ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डॉर्सल। ठीक है, तो यहाँ पर दो टर्म्स बहुत यूज होती हैं। एक होती है प्लैंटर फ्लेक्सॉन, एक होता है डॉर्सी फ्लेक्सा। तो जब हमने पैर के अंगूठे को बाहर की तरफ, एक तो ये नॉर्मल पोजीशन हो गई, ये 90 डिग्री आपका पूरा सोल फ्लोर के परपेंडिकुलर है, ये नॉर्मल पोजीशन हो गई। अब इससे यदि हमने बाहर की तरफ ले गए तो क्या हो गया, प्लैंटर फ्लेक्सॉन। और अगर ये परपेंडिकुलर से हम अंदर ले गए तब क्या हो जाएगा, डॉर्सी फ्लेक्सॉन। क्लियर हो गया ये सभी को? ये क्लियर हो गया तो आगे बढ़े, एक बार थम्स अप करके मुझे बता दें। चलिए, तो ये हमने सारी चीजें मेन जो ज्वाइंट्स के रोटेशंस होते हैं वो हमने देखे। अब हम देखते हैं कि ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में जो है, ह्यूमन बॉडी को सबसे पहले देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी का क्या इंट्रोडक्शन होता है, वो कैसे बनती है, क्योंकि शुरुआत तो उसी से होगी कि वो आखिर बनी कैसे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी का कैसे डेवलपमेंट होता है। तो ये कैसे होता है कि ओवम और स्पर्म में फर्टिलाइजेशन होता है, और ये स्पर्म ओवम के अंदर पेनिट्रेट होता है, तब ये फर्टिलाइज्ड सेल बनाता है। और ये जो फर्टिलाइज्ड सेल है ये मल्टीपल होती हैं, डिवाइड होती हैं बहुत सारे इसमें। और हमने जैसे एनाटॉमी में पढ़ा था कि 8 वीक तक या 2 मंथ तक ये जो डिवाइडेशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से ये डिवाइड होती जाती है। तो 8 हफ्ते तक की पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। उसके बाद जब उसमें ऑर्गन डेवलप होते हैं, ऑर्गन का विकास होना शुरू होता है, बनने शुरू होते हैं, तब वो होता है फीटस। तो फीटस जो होता है उसमें धीरे धीरे ऑर्गन बनते हैं, और आफ्टर 9th मंथ एक फिजिकल उसका बर्थ होता है, और वो माँ के गर्भ से बाहर आकर एक, फिर हम उसको क्या बोलते हैं, चाइल्ड या बच्चा। और फिर धीरे धीरे ये ग्रो करता है और एक कंप्लीट मेल या फीमेल जो भी वो बच्चा है उसमें पूरा डेवलप होता है। तो इस तरह से ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है वो स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन से शुरू होके और कंप्लीट डेवलपमेंट तक होता है। अब हम देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी क्या है। ठीक है, रेडी है सब? थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा, बाकी इतनी कठिन नहीं। मैंने कोशिश की कि बहुत बहुत सरल शब्दों में आपको समझाऊं। देखिए, हमारे आसपास आप सभी लोग आज एक घर में बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हमारा घर की स्मॉलेस्ट यूनिट पे जाएं कि सबसे बेस यूनिट क्या है जिससे ये घर बना है, तो वो क्या होगा, मिट्टी। ठीक है ना, मिट्टी हुई, मिट्टी को पकाया, उससे ब्रिक्स बनी, ईंटें बनी, फिर ईंटों से क्या हुआ, वॉल का बनाया। अब 4 वॉल और ऊपर नीचे छत और सीलिंग बन के क्या एक रूम बना,
और कई रूम मिलके एक हाउस बने। ये बिल्कुल सीधा सा मेथड है, आप सभी को मालूम है। क्लियर है? अब बिल्कुल ऐसे ही ह्यूमन बॉडी बनती है। कैसे बनती है कि बहुत छोटी छोटी सेल्स होती हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। ये बहुत सारी सेल मिलके क्या बनाती है? टिश्यू। और फिर टिश्यू मिलके क्या बनाता है? ऑर्गन। कोई भी हमारे शरीर का एक अंग। और अंग मिलके क्या बनाते हैं? सिस्टम। और सिस्टम मिलके क्या बनाता है? पूरा ह्यूमन बॉडी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। अब इससे कोरिलेट करेंगे तो बिल्कुल आप तुरंत ध्यान आ जाएगा। अब इसको हम थोड़ा और डिटेल में लेते हैं। अब जो सेल बनी वो तो हमने, जैसे मिट्टी ये सेल है, तो मिट्टी में भी तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ना, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, उसके एटम होंगे, मॉलिक्यूल होंगे। तो अगर हम थोड़ा और अंदर तक जाते हैं तो जो सेल भी हैं वो किससे मिलके बनती हैं? एटम और मॉलिक्यूल से। अब जो एटम और मॉलिक्यूल है वो क्या है? तो पहले ऐसा माना जाता था कि जो एटम है वो जितनी भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स है वो सब किससे मिलके बनी है? एटम से। और एटम जो है उसको सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट माना जाता था किसी भी चीज के बनने का। और वो कैसे होता था? वो केमिकल कंपाउंड्स होते थे और जिससे वो एटम्स बनते थे। फिर एटम मिलके क्या बनाते थे? मॉलिक्यूल, जिसको हम अणु बोलते हैं। एटम को क्या बोलते हैं? परमाणु। ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि ऑक्सीजन के दो एटम जब आपस में मिले तब उसने ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनाया। ठीक है। तो ये जो अणु है वो एटम से ऊपर की एक चीज है ना। तो सबसे पहले ऐसा माना जाता था कि जो अणु है, मॉलिक्यूल है, वही सबसे स्मॉलेस्ट है। फिर और रिसर्च हुई तो मालूम पड़ा नहीं नहीं, मॉलिक्यूल से भी छोटी चीज है वो एटम है। फिर एटम पर भी रिसर्च हुई तो अभी लास्ट हम क्या मानते हैं? फाइनल स्मॉलेस्ट यूनिट क्वांटम, क्वांटम एनर्जी को या क्वांटा पार्टिकल को। ठीक है। तो इस तरह से ये जैसे पानी का मॉलिक्यूल बना, तो ये कैसे बना? इसने दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के एटम को आपस में जोड़ा और पानी का एक मॉलिक्यूल बन गया। तो इस तरह से अगर हम फाइनल देखें कि ये एक एटम है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है और जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन इस तरह से एक मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है। और इसके जो न्यूक्लियस है उसमें क्या चीजें होती हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन। ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है मतलब तीन तरह की चीजों से मिलके एक एटम बना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। जिसमें प्रोटॉन कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल है। तो इसका जो न्यूक्लियस होता है बीच में, ये इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस तरह से मोशन करते रहते हैं। अब ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये लिविंग नॉन लिविंग दोनों का होता है। तो इस तरह से अगर आप देखें कि हर चीज के अंत में सिर्फ एक ऊर्जा है जो कि एक वाइब्रेशन कर रही है। और जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन में से मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाएं या कुछ ऐड हो जाएं तो ये एटम अपना स्वरूप ही बदल देगा। तो ऐसे बहुत सारे एटम्स जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं एक। मतलब एटम से बड़ी चीज क्या हो गई? मॉलिक्यूल। ठीक है। अब ये जो एटम और मॉलिक्यूल हैं ये मिलके क्या बनाते हैं? जो सेल के अंदर ऑर्गन होते हैं, जो छोटे छोटे, चाहे वो सेल का न्यूक्लियस हो, डीएनए हो, आरएनए हो, राइबोसोम हो, साइटोप्लाज्म हो, सेल मेम्ब्रेन हो, गोल्गी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या है? सेल के अंदर के माइक्रो ऑर्गन्स जिनको हम कहते हैं। क्लियर हुआ इतना? जहां क्लियर नहीं हो वहां पर तुरंत वहीं पूछिएगा, क्योंकि अगर एक क्लियर नहीं होगा तो आगे की भी चीजें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है। तो ये इतना हमको समझ में आ गया कि सेल के अंदर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गन्स रहते हैं और जो सारे मिलके क्या बनाते हैं? एक सेल को बनाते हैं। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें ये
डीएनए आरएनए है। अब ये जो डीएनए है ये भी बहुत छोटे छोटे एटम से मिलके बना है। वो एटम्स क्या होते हैं? ATGC। ये 4 तरह के होते हैं। ये हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ये मिलके इस तरह से एक सीढ़ी नुमा डीएनए बनाते हैं। इस तरह से ये सेल होती है। इसमें बीच में न्यूक्लियस होता है। ये जो बॉल जैसा दिख रहा है, ये जो बहुत ऐसा जाल जैसा दिख रहा है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, ये जो ऐसे आपको लंबे मटर शेप के मटर की फली के शेप के दिख रहे हैं। राइबोसोम्स होते हैं, डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं। ये सारी चीजें किसमें होती हैं? साइटोप्लाज्म होता है, इस सेल के अंदर होती हैं, जिसको अभी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो इस तरह से जब ये सेल, बहुत सारी सेल मिलती हैं जो सेम नेचर और सेम फंक्शन की होती हैं, सेम टाइप की होती हैं, तो वो क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। ठीक है, अब हम आगे और देखते हैं कि ये जो टिश्यू बन गया, अब ये टिश्यू क्या करेगा कि धीरे धीरे डेवलप होगा और वो पूरी बॉडी को डेवलप करेगा, ऑर्गन बनाएगा, ऑर्गन से सिस्टम बनेंगे और ह्यूमन बॉडी बनेगी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई सभी को। अब हम देखते हैं सेल, कि सेल क्या है। यहां तक क्लियर है? किसी को कुछ यदि पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। कहीं भी कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकते हैं। आगे बढ़े। चलिए, तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सेल की तरफ आते हैं। मैम, वो आपने जो डीएनए में ATGC वाला पोर्शन जो बताया, उसको आप थोड़ा सा समझा सकते हैं क्या? वो अभी जब पूरा डिटेल आएगा ना तो उसमें समझ आएगा। वो सिर्फ एक केमिकल कंपाउंड्स हैं, आप ऐसा उसको भी समझ लीजिए। ओके मैम। ठीक है, चलिए, तो अब हम आते हैं सेल पर। तो आपको मालूम है कि सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट मानी जाती है ह्यूमन बॉडी की, और जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं सेल के अंदर, और बहुत सारे ऑर्गन, छोटे ऑर्गन, ये मिलकर एक सेल बनाती है। जिसमें देखिए ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी न्यूक्लियोलस पाया जाता है। फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्गी बॉडी है। तो इस तरह के बहुत सारे, जिसको हम थोड़ा और सेल को जब डिटेल में लेंगे तब हम पढ़ेंगे। तो ये जो सेल है ये बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे मिलके पूरी ह्यूमन बॉडी बनती है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो ट्रिलियंस में ये सेल्स हैं जो हमारी बॉडी को बनाती हैं, लगभग इसमें 30 लिखा है, बट जहां तक मुझे जानकारी है 60 ट्रिलियन से अधिक सेल्स होती हैं जो ह्यूमन बॉडी बनाती हैं। और उसके बाद इन सेल्स में ही क्या होता है, जितने न्यूट्रिशियन जाते हैं, जितने भी पोषक तत्व जाते हैं, वो इन सेल्स में जाते हैं। इन्हीं सेल्स से एनर्जी जनरेट होती है उन पोषक तत्वों के थ्रू, है ना। जैसे हमने जो भी कार्बोहाइड्रेट खाया तो उससे एनर्जी कैसे बनी? तो जब वो सेल में जाता है तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और वो एनर्जी पूरी बॉडी में फिर फ्लो होती है या सर्कुलेट होती है। तो इस तरह से यहाँ पे जो डीएनए आरएनए होते हैं वो क्या होते हैं रिस्पॉन्सिबल, वो जेनेटिकल पार्ट होते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक पीढ़ी के जो भी गुण धर्म है, मतलब जो भी स्वभाव है, जो भी संस्कार है, जो भी उसके शरीर की बनावट है, रचना है, उन सबको दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने के लिए। इतना क्लियर हुआ? यहाँ पर ये चीज एक क्लियर रखिएगा कि ये जो सेल है ये हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं। तो जो ये ह्यूमन सेल है, अपन हम यहाँ ह्यूमन सेल की बात कर रहे हैं, तो जो ह्यूमन सेल है इसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और जो सेल है वो लगभग 200 से अधिक अप्रोक्सीमेट नंबर है, ये डिफरेंट तरह की सेल्स जो हैं वो ह्यूमन बॉडी में पाई जाती हैं। तो ये जो 3 मेजर पार्ट हैं जिनसे सेल मिलके बनती है वो कौन कौन से हैं? एक तो सेल मेम्ब्रेन, जिसको सेल वॉल भी कहते हैं। तो ये जो डार्क ब्लू आपको ये दिख रहा है, ये पूरा क्या है? सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल।
दोनों शब्द यूज होते हैं। फिर इसके अंदर जो ब्लू आपको पूरा एक जेली जैसा मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर जो सेल के अंदर के ऑर्गन्स होते हैं वो सारे इस मटेरियल में स्विम करते रहते हैं या तैरते रहते हैं। और जो एक बीचों बीच डार्क आपको दिख रहा है ये पार्ट, ये होता है न्यूक्लियस, और इसके भी अंदर होता है न्यूक्लियोलस, लेकिन जो मेजर पार्ट है वो न्यूक्लियस ही माना जाता है। तो मेन कौन कौन से पार्ट हो गए? सेल मेम्ब्रेन हो गए। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि वो सेल को चारों तरफ से घेर के रखती है, उसको सिक्योरिटी देती है। फिर जितनी भी चीजें हैं वो इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर जाती है। मतलब जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट खाया और वो शुगर के फॉर्म में सेल के वॉल के पास गया, तो ये जो शुगर है ये इस सेल वॉल को ऑस्मोसिस के थ्रू सेल वॉल के अंदर जाती है और फिर वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया इससे एनर्जी को क्रिएट करती है। तो ये जो सेल वॉल है इसके क्या क्या काम हो जाएंगे कि इंटरनल जितने भी ऑर्गन है उन सबको ये सिक्योरिटी देगी। फिर जितनी भी बाहर से कोई स्टिमुलेशन आ रहा है, जर्क आ रहा है, उन सब से सेव करेगी। फिर जितने भी पोषक तत्व हैं, ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, हर चीज इस सेल वॉल से ही अंदर जाएगी। अब जब इसमें पोषक तत्व जा रहे हैं तो इसमें वेस्ट भी जनरेट होगा। तो जितने भी ऐसे पदार्थ हैं कि जो टॉक्सिन्स हैं, त्याज हैं, जिनको उस सेल वॉल के लिए जो हानिकारक हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी क्योंकि ऑक्सीजन जा रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी। तो जितने भी ऐसे त्याज्य पदार्थ हैं या कार्बन डाइऑक्साइड है वो पूरी इसी सेल वॉल के थ्रू बाहर निकलेगी। और फिर उसके बाद जितने भी, इससे क्या होता है कि जब ये जो टॉक्सिन मटेरियल है लगातार सेल से बाहर निकलते जाते हैं तो जितने भी शरीर में टॉक्सिन्स, जैसे बॉडी को डिटॉक्स करना, मतलब बॉडी क्या सेल डिटॉक्स होती है एक्चुअली, है ना। तो जो आने वाले बहुत सारे रोगों से जो है वो बॉडी बच पाती है। फिर ये जो लाइट ब्लू दिख रहा है ये पूरा क्या है? साइटोप्लाज्म। अब ये एक जेलीनुमा स्ट्रक्चर होता है और जितनी भी सेल्स की ग्रोथ है, रेस्पिरेशन है, उसकी मोबिलिटी है, उसका डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, मेटाबॉलिज्म है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं इसी पर, साइटोप्लाज्म पर। और साइटोप्लाज्म यदि नष्ट हो जाता है तो उसमें बहुत सारे केमिकल चेंजेस आते हैं और जितनी भी ये लाइफ से रिलेटेड मेटाबॉलिज्म है, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, ये सारे प्रोसेस क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं। और फिर उसको हम क्या बोलते हैं? डेड सेल। तो ह्यूमन बॉडी में हमेशा डेड सेल जनरेट होते रहते हैं। हर सेल का अपना एक लाइफ टाइम होता है और उस समय के बाद वो सेल डेड हो जाता है और उसकी जगह न्यू सेल्स जो है वो जनरेट हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है सेलों के डेड होने की और नई की जनरेट होने की, ये पूरे जीवन भर मनुष्य की चलती रहती है। और अगर आप किसी ने डॉक्टर दीपक चोपड़ा को पढ़ा होगा तो उन्होंने ये बोला है, जैसे हमारे शरीर के ऊपर की जो स्किन है वो लगभग 24 घंटे में पूरी तरह से चेंज हो जाती है। वहां की पुरानी सेल डेड हो जाती है, नई सेल वहां का जगह ले लेती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो लगभग 11 महीने में ह्यूमन बॉडी की कुछ सेल को अगर हम छोड़ दें तो लगभग 95% सेल्स जो है वो पूरी तरह से चेंज हो जाती हैं। मतलब 11 महीने पहले आपका जो शरीर था वो इस समय नहीं रह जाता है। तो पूरा का पूरा शरीर 11 महीने में चेंज हो जाता है और नई सेल्स आती रहती हैं। और ये प्रोसीजर जब रुक जाता है कि सेल मरना भूल गई तो फिर किस चीज का जन्म होता है? ट्यूमर या कैंसर। क्योंकि इसमें क्या होता है यही चीज होती है कि पुरानी सेल्स जो हैं वो नहीं मरती हैं और नई सेल्स जो हैं वो लगातार जनरेट होती रहती हैं। और जब ये प्रोसीजर बार बार चलती है तो क्या होता है कि वहां पर ट्यूमर आ जाता है और वो जो ट्यूमर है वो कैंसर का रूप धारण कर लेता है। अब इसके बाद जो साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, मतलब जो कोशिका के अंदर के ऑर्गन है, ठीक है, वो क्या क्या होते हैं?
इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ, जैसे आपने बताया कि अगर सेल मरती नहीं है तो ट्यूमर या कैंसर का जन्म होता है, और अगर नई सेल बनने की प्रक्रिया जो है जिस गति से वो बन रही है उस गति से ना बने तो क्या होता है? एक गति से बनने लगती हैं तो भी कैंसर होता है या ट्यूमर होता है ना। और अगर ना बने तो जी वहां पर वो ऑर्गन बहुत वीक हो जाता है और वहां की इम्यूनिटी वगैरह पूरी खत्म हो जाती है। तो फिर इम्यूनिटी खत्म होती है तो कोई भी बीमारी हो सकती है ना, ओके। क्योंकि जहाँ इम्यूनिटी काम नहीं करेगी तो वहां आप जो भी वायरस के संपर्क में आएंगे वो उससे आप इन्फेक्टेड हो जाएंगे। मैम बुढ़ापा भी इसी तरह से आता है ना, जब मतलब पुरानी सेल्स मरती नहीं है और नई बनती नहीं है। एक्चुअली बुढ़ापा का जो एक तो ये वजह है, दूसरी वजह ये होती है कि जैसे हमारी बॉडी 3 लेयर से बनी रहती है, पहले बोन, फिर मसल्स और फिर स्किन, है ना। तो इन तीनों जब तक यंग रहता है तो ये तीनों लेयर जो है एक दूसरे से चिपकी हुई होती हैं। और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जो मसल्स है वो कम होने लगती है। और जब मसल्स कम होती हैं तो बोन, मसल्स और स्किन के बीच में गैप आने लगता है। और जिसके कारण क्या होता है, रिंकल्स आने लगते हैं, झुर्रियां आने लगती हैं, बोन बहुत वीक होने लगती हैं। कि आप देखो बहुत बुजुर्ग जो व्यक्ति होते हैं उनके थोड़े से ही झटके से या थोड़ा सा ही धक्का लगने से कई बार बोन टूट जाती है। तो योग में हमारी ये प्रोसीजर सबसे मस्ट है। हम क्या करते हैं, जैसे हमने नी को टाइट किया, थाई मसल्स को टाइट किया, तो हमने क्या किया कि जो ये तीनों लेयर के बीच में गैप आने की प्रोसेस है उसको रिवर्स किया। तो क्या होगा कि एक हम इमेजिनरी नंबर लें कि मान लो उसमें 10 का गैप डेली आ रहा है या एक वीक में आ रहा है, और अगर हम उसको रोज रोज रिवर्स कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा कि जहां 7 डेज में 70 का आना चाहिए था, वो हम चूंकि रोज रिवर्स कर रहे हैं कि वो 10 तो ग्रोथ ही हमने रिवर्स कर दिया तो वो 5 पे रह गई, तो वो स्पीड क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से इससे बुढ़ापे के और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन एक ये भी रीजन होता है। ठीक है। तो यहाँ मैम पर एक जो चीज और पूछनी थी। अभी आपने जी बोला कि हमारे सेल्स मरते और बनते रहते हैं। आपने ये बात साइटोप्लाज्मा पे बोली, तो ये पूरा ही सेल नया होता है या इसकी मेम्ब्रेन्स या न्यूक्लियस अलग अलग चेंज होते नहीं हैं? नहीं, पूरा ही सेल मरता है, पूरा सेल मरता है। पूरा सेल। मैम एक और क्वेश्चन आया है इसमें, जैसे मतलब आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सेल्स तीन तरह की होती हैं। सेल्स के 3 मेजर पार्ट होते हैं, सेल ही मेजर 3 पार्ट तरह होते हैं। की, तो उनके जैसे 3। बॉडी पार्ट्स अलग अलग तरीके का इनका वो होता है, जैसे टच एंड फील करें हम, स्किन अलग तरीके की, ये भी सेल्स से बनी है। और इंटरनल पार्ट जो थोड़े मतलब अलग उनका वो होता है, देखने में भी अलग होंगी अगर सामने आएंगी, और उनका फील भी अलग होता है, तो वो भी सेल से बनी हुई होते हैं। तो फिर तो यानी सेल अलग तरीके की होगी अलग, उनकी। यहाँ देखिए इसी स्लाइड में लिखा कि लगभग 200 डिफरेंट टाइप की सेल होती हैं ह्यूमन बॉडी में, है ना। वो डिपेंड करता है कि कहाँ किस सेल की आवश्यकता है। जैसे अगर हम ब्रेन में दें तो ब्रेन में न्यूरॉन्स वाले सेल होंगे, है ना। अगर हम पेट में जाएं तो वो गट्स वाले सेल होंगे, यदि हम हार्ट में जाएं तो कार्डिक वाले सेल होंगे। तो डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। लेकिन हम सेल को डिफरेंट टाइप क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि क्या होता है कि सेल से ही टिश्यू बनता है, और जो टिश्यू का एक बंडल बनता, मान लीजिए 100 सेल्स या 1000 सेल्स मिलकर एक बंडल बना रही है, उसको हमने टिश्यू बोला। ठीक है। तो जो एक टिश्यू में जितनी भी सेल होंगी, मान लो 1000 सेल हैं, तो वो सब सेम स्ट्रक्चर की, सेम नेचर की, सेम टाइप की होंगी, कि जिनके फंक्शन भी सेम है। तो मतलब वो जो टिश्यू है वो एक सेम टाइप का हो गया, है ना। तो हम टिश्यू के टाइप पढ़ते हैं। ठीक है ना। आगे जाके कि एपिथेलियल टिश्यू है कि स्किन टिश्यू, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू है। तो इसलिए सेल के टाइप ना पढ़ के हम टिश्यू के टाइप पढ़ते मैम एक सेल का जीवन काल कितना होता है? हैं। सबका डिफरेंट होता है। जैसे आपका स्किन का है तो ये 24 घंटे का है ना। आपके जो गट्स के अंदर वाले सेल हैं तो वो कुछ एक वीक चलते हैं। तो ऐसे सारे जो होते हैं सेल्स, उनका लाइफ जो पीरियड होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है। ये सेल का शुरू करें कि ये नेक्स्ट क्लास में ले लें, क्योंकि इसमें काफी टाइम लग जाएगा, यस मैम, नेक्स्ट क्लास ले जाए है काफी ना। यहाँ पर थोड़ा। वो मैम आप लोग के नेक्स्ट लिए में नेक्स्ट में
हाँ, थोड़ा सा क्योंकि आप लोग के लिए वो हैट्रिक भी हो जाता है। मैम नेक्स्ट क्लास कब हो, कल ही होगी कि कोई? फ्राइडे। एक्चुअली क्या ना, आपके लिए ये पूरी तैयारी करने में मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए ना। क्लास लेना तो इजी है, और एनाटॉमी फिजियोलॉजी की जब तक पिक्चर सामने नहीं रहेंगे तब तक आप भी उसको मतलब नहीं समझ पाएंगे। तो ये पीपीटी तैयार करने में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए ऑल्टरनेट डेज रखी है ना। तो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ठीक है, ऑल्टरनेट डेज है ना। तो अब हमारी जो नेक्स्ट होगी वो फ्राइडे होगी और सेम टाइम पे होगी। तो कल क्लास नहीं है मैम? हाँ, कल नहीं रहेगी क्लास, है ना, ऑल्टरनेट डेज रहेगी, क्योंकि क्या है कि ये पीपीटी बनने में बहुत टाइम लगता है। आप भी देख रहे होंगे कि अ, मतलब टाइम टेकिंग जॉब है। मैम ये वाली क्लासेस आपके यूट्यूब पे मिलेंगी? हाँ, सारी मिलेंगी। मैम आप थोड़ा नाम बता दीजिएगा इनका, क्योंकि फिर वो ढूंढने में थोड़ा सा मैं आसानी अभी रहेगी। डालूंगी ना, सैटरडे संडे डालूंगी तो आपको बता दूंगी, जी, है ना। पहला उसका जो लिंक होगा वो ग्रुप में ही डाल दूंगी, थैंक यू। ठीक है। तो अभी किसी का यदि कोई और क्वेश्चन है मैम जो आगे की क्लासेस इसकी आने वाली है ये टफ तो होंगी ही ना, बहुत ज्यादा साइंस है इसमें पूरी टोटली। साइंस है तो टफ तो होगा, लेकिन आप लोग को शायद इसलिए अधिक टफ लग रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा मैं डिटेल में पढ़ा रही हूँ। तो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनको थोड़ा सा मैं बता दूंगी शॉर्ट में कि उनको पढ़ना क्या है। अभी आप नॉलेज के लिए पढ़ते जाइए, क्योंकि ये आपके नेट के भी काम आएगा, है ना। मैं नेट का सिलेबस फॉलो करके आपको पढ़ा रही हूँ कि जिससे आपको उसमें भी काम आएगा। फिर जो मैम ये नेट क्या है, मतलब नेट का समझ नहीं आया, नेट का कौन ये सा? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो सब्जेक्ट वाइज होता है, और जब आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये दो तरह से होता है। एक तो इसमें जो आप चूंकि 28 साल तक शायद उसकी लिमिट होती है, तो अगर उसमें आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको स्टाइफन वगैरह सारा कुछ मिलता है और आप रिसर्च स्कॉलर कहलाते हैं। और दूसरा होता है कि अगर आप 28 से ज्यादा हैं और आप महिलाओं क्वालिफाई को कर छूट लेते रहती है, हैं। मैम महिलाओं को छूट रहती है 35 साल तक जेआरएफ के लिए। जी, महिलाओं को जो है वो छूट रहती है, जो स्कॉलरशिप मिलती है वो 35 साल तक रहती 35 है, साल वैसे जी वैसे 28 साल तक रहती है हाँ, जी। बिल्कुल, है ना। और अगर आप उससे एज लिमिट से बाहर हैं तो भी पीएचडी वगैरह करने के लिए या कॉलेज लेवल पे जॉब करने के लिए ये नेट एग्जाम जो होता है ये कंपलसरी होता है, इसको क्वालिफाई करना। मैम जो 45 प्लस हो रहे हैं वो कर सकते हैं, उनके क्या काम की रहेगी अगर वो अगर वो जॉब ना करना चाहें तो? नॉलेज के लिए कर सकते हैं, आप चाहें तो कॉलेज में जॉब कर सकते हैं, आप चाहें तो पीएचडी कर सकते हैं आगे। इसका तो 3 ही पीएचडी करने के लिए पहले ये क्वालिफाई करना जरूरी है ना? अभी कंपलसरी कर दिया है कि आपको नेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो पीएचडी कर लेंगे तो फिर डॉक्टर नीतू जैन हो जाएंगे। अरे मैम मैं तो अभी तो घर में इतना काम होता है कि पूछो ही मत।